आदरणीय निदेशक महोदया को सादर नमन करते हुए मैं आप सभी का आज पुनः सादर अभिवादन करता हूं आज के इस वेबिनार में। आज के हमारे प्रथम वक्ता प्रोफेसर के एन बधानी जी हैं। प्रोफेसर बधानी जी के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। आप संप्रति संकाय अध्यक्ष प्रबंधन एवं प्रोफेसर वित्त एवं लेखा भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर में कार्यरत हैं। इससे पूर्व आप पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर एमडीआई गुड़गांव में रह चुके हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर IRMA आनंद में रह चुके हैं। आप पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में रह चुके हैं और इससे पहले पूर्व प्रवक्ता हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल में आप रह चुके हैं। और जैसा कि मैं बधानी जी के बारे में आपको बताऊं, आपकी शिक्षा एकदम दूरस्थ बेताल घाट ब्लॉक से हुई है और आपने इस पूरे पहाड़ों को बड़े अच्छी तरीके से देखा है। जैसे कि मैडम ने भी अपने उद्बोधन में भी कहा कि हमारे शिक्षक भी IIM काशीपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अब आ रहे हैं। तो सर, आपके विचार, जिसे मैं कह सकता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र से बाहर एक प्रबंधन संस्थान के एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति के विचार हमें प्राप्त होंगे जो वास्तव में हमारे लिए बहुत लाभदायक होंगे। तो मैं ज़्यादा इंतजार न करते हुए बुलाना चाहता हूं प्रोफेसर के एन बधानी सर। बधानी सर, प्लीज आप प्रारंभ करें। धन्यवाद मिस्टर जी। डायरेक्टर एकेडमिक रिसर्च ट्रेनिंग मैडम सीमा अंसारी जी, डायरेक्टर विद्यालयी शिक्षा कुंवर साहब, एडिशनल डायरेक्टर DG, एडिशनल डायरेक्टर SCRT, एडिशनल डायरेक्टर कुमाऊं और गढ़वाल, निदेशालय SCRT और सीमेट के सभी अधिकारीगण, संकाय सदस्य, समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य डाइट, समस्त डाइट फैमिली मेंबर्स, समस्त प्रतिभागी विद्वान, शिक्षक शिक्षिकाएं और मेरे साथ अन्य अतिथि प्रवक्ता प्रोफेसर JK जोशी जी, प्रोफेसर TC पांडे जी, डॉक्टर सुनीता भट्ट जी। मैं बहुत सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहता हूं उत्तराखंड के शिक्षा विभाग का, मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं आप लोगों से बात करूं। जब मुझे ये आमंत्रण मिला तो मेरा पहला रिएक्शन तो ये था कि आप सभी लोग एजुकेशन से इतने करीब से जुड़े हुए हैं और जितना मैं जानता हूँ उससे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, तो मैं क्या इस पे कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ, एक विद्यार्थी के रूप में जुड़ा, बचपन से जुड़ा, अभी भी मैं इसी परिवार का सदस्य हूँ और मेरे कुछ भावनाएं हैं, कुछ ऐसे पेन पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं अपने ही परिवार के साथ साझा करना चाहता हूं ताकि हम कुछ समाधान निकाल सकें आगे के लिए और अपनी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर सकें। दूसरा जो विषय ये चुना गया था, ये विषय मेरे बहुत करीब है। पिछले 1-1.5 साल से हम यहाँ पर IIM काशीपुर में इस बात के लिए जूझ रहे थे कि हमें अपने प्रोफेसर्स के, अपने संकाय के सदस्यों के कैरियर मैनेजमेंट और उनके कैरियर प्रोग्रेशन की नीति कैसे बनानी चाहिए। हमने बहुत लंबा इस पर विचार विमर्श किया, कई राउंड्स में ये पॉलिसी बनी और डीन होने के नाते मैं उसमें बहुत करीब से जुड़ा रहा और उस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने सोचा कि जब इस विषय पर बात की जा रही है तो मैं अपने इस जो अनुभव मैंने प्राप्त किया है उस अनुभव को आपके साथ शेयर करूं। दूसरा एक और भी कारण था कि मैं आप लोगों के साथ बात करूं। कैरियर मैनेजमेंट और कैरियर प्रोग्रेशन जिस तरह से हमारे विद्यालयों में होता है उसको लेकर मैं बहुत पहले से ही काफी अचंभित रहा। हम करते ये हैं कि यदि कोई शिक्षक आता है एक प्राइमरी टीचर के तौर पे, तो उसका अगला कैरियर प्रोग्रेशन हम सोचते हैं कि वो जूनियर स्कूल में जाएगा, जूनियर स्कूल के बाद वो माध्यमिक स्कूल में जाएगा, माध्यमिक के बाद वो इंटरमीडिएट में जाएगा। मैंने अपने बचपन में देखा कि हमारे कई टीचर्स थे जो पुराने समय में BSc B.Ed के बाद वो टीचर बनते थे और हमें हाई स्कूल की कक्षाओं में पढ़ाते थे। तो हमारे एक टीचर जो बड़े अच्छे टीचर हुआ करते थे विज्ञान के और गणित के, जब उनको प्रमोशन का अवसर मिला तो उनके पास जो वांछित डिग्री होती है PG की वो नहीं थी। नौकरी में रहते हुए वो MSc नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने MA किया हिंदी से और एक गणित का टीचर और विज्ञान का टीचर, हिंदी का प्राध्यापक बने। तो
इस तरह का प्रोग्रेशन वास्तव में प्रोग्रेशन नहीं। ऐसा क्यों है? हम क्यों मानते हैं कि कक्षा 11 या 12 में पढ़ाने वाला टीचर कक्षा 10 में पढ़ाने वाले टीचर से कहीं ऊपर है, और इसलिए यदि उसका कैरियर प्रोग्रेशन होगा तो वो उस सीढ़ी तक जाएगा। हमने अपनी सीढ़ियां सही से डिफाइन नहीं की। टीचर एक स्पेशलिस्ट होता है। यदि एक टीचर छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है तो वह उन्हें पढ़ाने के लिए स्पेशलिस्ट है, उसे वहीं पर प्रोग्रेशन मिलना चाहिए, न कि हम उसे उसके विशेषज्ञता के क्षेत्र से उठा करके किसी दूसरे क्षेत्र में डालें जहां उसकी विशेषज्ञता नहीं है। शायद ऐसा इसलिए होता है कि हम एजुकेशन को एक हायरार्की की तरह समझते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर फिर हायर एजुकेशन है, लेकिन ये सही नहीं है। वह अध्यापक जो कि प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ा रहा है वो प्राइमरी एजुकेशन का विशेषज्ञ है। ठीक उसी तरह से जैसे एक डॉक्टर जो आंख का विशेषज्ञ होता है वो हमेशा आंख का विशेषज्ञ रहता है। वह ऐसा नहीं होता कि वो कुछ समय बाद हम उसे कहें कि आप इसको प्रमोट करना है और ये हृदय रोग का विशेषज्ञ बन जाएगा, हार्ट सर्जन बना देंगे, या फिर कुछ समय बाद हम उसको ब्रेन सर्जन बना देंगे। ऐसा नहीं किया। ठीक इसी तरह एक टीचर किसी एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ा रहा है, उस एज ग्रुप का वह विशेषज्ञ है। छोटे बच्चों को पढ़ाना एक अलग आर्ट है, उनकी साइकोलॉजी को समझना एक अलग आर्ट है। एडोलेसेंट को पढ़ाना दूसरा आर्ट है, और हायर एजुकेशन में जब हम पढ़ाते हैं तो यहाँ दूसरी तरह की स्किल की जरूरत होती है। तो एक स्किल सेट दूसरे स्किल सेट के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। बड़ी खुशी की बात यह है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, मेरे ख्याल से पहली बार इस चीज को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि कैरियर प्रोग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि प्राइमरी में पढ़ाने वाला टीचर उसको सेकेंडरी एजुकेशन में उसको प्रमोट किया जाए। विद इन प्राइमरी एजुकेशन वो स्पेशलिस्ट बने। तो हम बात करेंगे इसके बारे में आगे कि क्या प्रोविजंस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हैं। लेकिन जब हम कैरियर प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो ये कैरियर प्रोग्रेशन किस तरह होता है, ये मैं अपने थोड़ा पीपीटी में आपको दिखाना चाहूंगा। कैरियर प्रोग्रेशन, पहली बात तो टीचर के कैरियर प्रोग्रेशन, शायद ये चित्र आप देख पा रहे होंगे जो स्क्रीन पे आ रहा है। हर किसी प्रोफेशन में कैरियर काफी ऊंचाई तक जाता है, लेकिन समझा जाता है कि टीचर का कैरियर काफी छोटा है, ये सीढ़ी कहीं जाती नहीं। कई हम बचपन में सुनते थे, जोक करते थे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है कि तुम्हारा बेटा अभी टीचर ही है या कहीं नौकरी लग गई। कई बार तो हम टीचर को एक प्रोफेशन मानते ही नहीं। ऐसा शायद इसलिए है कि हमने उसके एक तो डिग्निफाई नहीं किया टीचर को, उसको उसका जो महत्व मिलना चाहिए था वो महत्व नहीं मिलता। दूसरा, हमने उसके कैरियर पाथ को बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया। कैरियर प्रोग्रेशन, मैं एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ और हम यहाँ पर कॉर्पोरेट कैरियर प्रोग्रेशन के बारे में बहुत सी बातें करते हैं। कैरियर प्रोग्रेशन का मतलब ये है कि किस तरह एक व्यक्ति अपनी पूरी पोटेंशियल को पाए, किस तरह वह जो उसकी सर्वोच्च योग्यता है उसको प्राप्त करे, लेकिन कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके उद्देश्यों को पूरा करते हुए। तो ये कैरियर प्रोग्रेशन नहीं है कि मैं टीचर हूँ और मेरे पास बहुत खाली समय है, मैं अब कंपटीशन की तैयारी करूंगा और टीचर के बाद मैं किसी फायर सिविल सर्विसेज में निकल जाऊंगा। ये कैरियर प्रोग्रेशन के माने। कैरियर प्रोग्रेशन के माने हैं एक टीचर होते हुए कैसे मैं एक बेहतर टीचर बनूं और उस बेहतर टीचर बनते हुए मेरा कैरियर आगे जाए। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, व्यक्ति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संस्था के उद्देश्य इंस्ट्रूमेंट का काम है, साधनों का काम है। ये कैरियर प्रोग्रेशन। जहां ये इंस्ट्रूमेंटलिटी गड़बड़ाती है वहां पर मुश्किल आती है। एक 20-25 साल का टीचर जब अपना कैरियर शुरू करता है तो केवल सैलरी नहीं देखता, वो उसको ये भी देखना होता है कि जब वह अपने 2, 2.5, 3 दशक का कार्य करेगा तो उसके सामने क्या सीढ़ी जो है
कैरियर थी वो सीढ़ी कैसे जा रही, वो उसको मोटिवेट रखने के लिए बहुत जरूरी। तो वो सीढ़ी ऐसे जानी चाहिए कि वो अपना कार्य सर्वोत्तम तरीके से करे, अपना स्पेशलाइजेशन डेवलप करे, और जितना ज्यादा वह बेहतर कार्य करे उतना उसको आगे बढ़ने के अवसर मिले। इसको हम बोलते हैं गोल कॉन्ग्रुएंस, यानी संस्था के उद्देश्य और व्यक्ति के उद्देश्य आपस में जो है वो उनमें तारतम्य हो, कॉन्ग्रुएंस हो, और वो अपनी योग्यताओं को बढ़े। दूसरा बिंदु में जो बहुत शुरू में रखना चाहूंगा, योग्यता से क्या मतलब है। योग्यता कैरियर प्रोग्रेशन के संदर्भ में भी बहुत जरूरी है यहाँ पर, और योग्यता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर हम दूसरों को योग्य बनाने का कार्य कर रहे हैं। हम अपने बच्चों की योग्यता का संवर्धन कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं। तो योग्यता से मतलब क्या है, क्या है योग्यता? नॉलेज बहुत जरूरी है, नॉलेज सबसे ऊपर है, लेकिन अकेली नॉलेज जरूर सभी कुछ। नॉलेज से ज्यादा जरूरी आज के समय में स्किल सेट्स, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, दोनों तरह के स्किल्स हमें डेवलप करने हैं। ये कैरियर प्रोग्रेशन के संदर्भ में भी मैं बात कर रहा हूं, वहां पर भी टीचर के अंदर में ये स्किल्स होनी चाहिए। और मैं एक टीचर के रूप में भी बात कर रहा हूं कि जब हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं तो हम केवल नॉलेज पर फोकस नहीं करना है, हमें स्किल पर भी फोकस करना है बच्चों के। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है दृष्टिकोण, एटीट्यूड, जो सबसे मुश्किल हमें आजकल दिखता है कि क्या हम एक सही एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत स्किल्ड हों, बहुत नॉलेजेबल हों, लेकिन उनमें एटीट्यूड्स की प्रॉब्लम, वो संस्था के साथ एंगेज नहीं हो पाते क्योंकि एक विशेष एटीट्यूड के कारण, वो अपने प्रोफेशन के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते अपने एटीट्यूड के कारण, वो टीम नहीं बना पाते हैं, लोगों के साथ मिल नहीं सकते हैं एक एटीट्यूड के कारण। ये दृष्टिकोण का विकास करना, चाहे टीचर के अंदर हो चाहे विद्यार्थियों के अंदर हो, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इसे प्रारंभ में रख रहा हूं। मैं आगे भी बात करूंगा कि किस तरह कॉम्पिटेंस को हमें डिफाइन करना है और किस तरह इसमें नॉलेज के साथ साथ स्किल और एटीट्यूड को ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे पहले, इससे पहले हम कैरियर प्रोग्रेशन के बारे में और डिटेल में बात करें, जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वो संदर्भ को क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं आपको अपना अनुभव से बताऊं, जब हम अपने इंस्टीट्यूट के लिए कैरियर प्रोग्रेशन प्लान बना रहे थे तो सबसे पहले हमने जिस चीज को ध्यान दिया वो ये कि हम अपने इंस्टीट्यूट में क्या चाहते हैं। तब हम तय करेंगे कि हम किस कार्य के लिए अपने प्रोफेसर्स को पुरस्कृत करें और किस कार्य के लिए उसे डिस्करेज। तो हम अपने आप में क्लियर हों, हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो, हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं शुरू करना चाहूंगा अपनी बात उस संदर्भ से जिसमें हम कैरियर प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहला संदर्भ तो है हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी, बहुत अच्छी पॉलिसी। यदि आप इस पॉलिसी को पढ़ रहे हैं तो आपको लगा होगा कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो ऑब्जेक्शनेबल हो। सारी अच्छा जो कुछ हो सकता था, बड़ी मेहनत की है इसे बनाने में, और इसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए प्रोफेसर कस्तूरी रंगन साहब का और उनकी टीम का। बहुत अच्छा विजन है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हर चीज को क्लियर किया हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है। यदि आप शुरू में उसके की ऑब्जेक्ट्स पे ही जाएं तो पहली जो चीज है वो है रिकॉग्निशन, आइडेंटिफाइंग एंड फॉस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे को अलग तरह की एजुकेशन की जरूरत है, उसे अपनी योग्यताओं को बढ़ाना है, हर बच्चे को अलग अलग योग्यताओं को बढ़ाना है और फ्लेक्सिबिलिटी उसे मिलनी चाहिए। जैसा वो करना चाहता है, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है उस क्षेत्र में वो आगे बढ़े। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझे लगती है, और एक शिक्षक होने के नाते जिस चीज पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है वो क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग टू इनकरेज लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन। मैं बाद में बात करूंगा। ये वो बिंदु है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है और जो हम सबसे ज्यादा लैक भी करते हैं। इसके अलावा एजुकेशन पॉलिसी बात करती है एथिकल, ह्यूमन एंड एक्सप्रेशनल वैल्यूज की, बात करती है स्किल की, बात करती है डाइवर्सिटी की, बात करती है रिस्पेक्ट फॉर लोकल कंटेक्स्ट। उत्तराखंड के
नागरिक होने के नाते और उत्तराखंड की शिक्षा से जुड़े होने के नाते ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है हमारा कि हम कैसे लोकल कंटेक्स्ट से बहुत और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ नया सिस्टम है 5+3+3+4 सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आई हैं जो बहुत सुंदर हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है, भारतीयों के लिए कहा जाता है कि हम लोग स्वप्न देखने में बहुत आगे, हम बहुत अच्छे पॉलिसी बनाते हैं। हमने 68 में जो पॉलिसी बनाई वो भी बहुत अच्छी थी, 86 में राजीव गांधी जी के समय जो पॉलिसी बनी है, 92 में राव साहब ने जिस तरह से उसमें संशोधन किए वो भी सब अच्छे थे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट में पॉलिसी होती है, जो कागज की पॉलिसी होती है और जो पॉलिसी ग्राउंड में उतर के आती है, दुर्भाग्य से ये केवल एजुकेशन की बात में नहीं कह रहा हूँ, भारत में आप कहीं भी चले जाएं, चाहे आप कॉर्पोरेट लाइफ में भी जाएं या सामाजिक जीवन में भी कहीं भी जाएं, हम लोग बहुत अच्छे स्वप्नद्रष्टा हैं, लेकिन हम उन स्वप्नों को धरती पे उतारने में बहुत पीछे। देखिए, मैं किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहता, यदि किसी को पीड़ा पहुंचती है तो क्षमा करें, लेकिन जब तक हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि हम में क्या कमियां हैं, कहां हम पीछे रह रहे हैं, हम एक अच्छी पॉलिसी न तो बना सकते हैं न क्रियान्वित कर सकते हैं। तो जरा देखें कि रियल लाइफ में हमारी एजुकेशन का क्या हाल है। और मैं ये केवल प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में नहीं कह रहा हूँ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन में तो फिर भी कुछ होता है। मेरा सबसे बड़ा पेन पॉइंट तो अपना हायर एजुकेशन है, जहां पर मुझे लगता है कि हम रिसोर्सेज को इतना ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक तरह से पाप है, सिंफुल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए क्या हो रहा है, हमने एजुकेशन का पूरा कमर्शियलाइजेशन कर दिया। आज यदि आपके पास पैसा है तो आपको एजुकेशन मिलेगी, पैसा नहीं है तो एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। कागजों में हम कितनी भी बात करें, लेकिन ये यथार्थ है। मैं अभी बात करूंगा सोशल मोबिलिटी कि क्या आज के समय में हम पूछिए अपने आप से, क्या एक गरीब परिवार में पैदा होने वाले बच्चे के लिए प्रोबेबिलिटी समाज के ऊपर के पायदान में आने की क्या वही है जो आज से 20-25 साल बाद पहले हुआ करती थी? हम सभी लोग बहुत नीचे से उभर कर आए हैं, लेकिन हम काम वापस जाके आज के दिन देखें, क्या वह प्रोबेबिलिटी जो हमारे समय में थी आज है? तो हमें पता चल जाएगा कि हमने प्रोग्रेस की है या नहीं। देखिए किस तरह एजुकेशन जो प्राइवेट हाथों में गई है वो चल रही है। अमेरिका के पास केवल एक MIT है, इंडिया में कितने सारे MIT हैं, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुर्शिदाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT ही पड़े। क्या एजुकेशन और क्रिएटिविटी कहाँ है जिसकी बात की पॉलिसी करती? हम सब लोगों को एक दृष्टि से देखते हैं, हर किसी को एक ही एग्जाम देना है और वापस एक ही कुछ करना है, सबको IIT में जाना है, सबको मैनेजर बनना है। जो इंडिविजुअल डाइवर्सिटी है हम उसको कितना रिकॉग्नाइज करते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं। सब क्रिएटिविटी को हम शुरू से ही खत्म कर देते हैं। बच्चे को डराया जाता है, एग्जाम है और बच्चे के पीछे माँ भाग रही होती है कि पढ़ लेकर के कि बच्चे APPSL लिखना, स्पेलिंग ढंग से लिखना, फेल मत हो जाना। तो किस तरह की एजुकेशन हम दे रहे हैं? और ये क्रिएटिविटी को खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान तो हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम का है। जब बच्चा 10वीं तक होता है तब भी वो कुछ पढ़ता है, 11वीं में जैसे ही बच्चा जाता है हम उससे कहते हैं अब तो JEE की प्रिपरेशन कर, सब कुछ छोड़ छाड़ करके बस केवल कुछ किताबें रख और उनको रख। JEE की प्रिपरेशन, IIT प्रिपरेशन किलिंग स्टूडेंट क्रिएटिविटी, ये आप देखते होंगे हिंदू में छपा हुआ एक आर्टिकल, कितना सही। जो चीज हम इसलिए कर रहे हैं कि बच्चा आगे बढ़े, वो वास्तव में बच्चे की योग्यताओं को खत्म कर। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि बच्चा खुद सोच समझे तर्क करे। मैंने एक तरफ स्कैंडिनेवियन एजुकेशन सिस्टम का एक पोस्टर रखा है, जहां बच्चे को दिखाया जा रहा है रॉक्स और बच्चे उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सोच रहे हैं। हमारे यहाँ भी पॉलिसी लेवल पर ऐसा किया गया। मैं जब पढ़ा हूँ स्कूल में तब तो वही पॉलिसी थी कोठारी जी के समय की, और हमारी विज्ञान की जो किताब हुआ करती थी उसका नाम था विज्ञान आओ करके सीखें। पॉलिसी लेवल पर बहुत अच्छी किताब बनाई, विज्ञान आओ करके सीखें। उसका लाइन होता था
कि आओ इसका पता लगाएं, और उसके नीचे होता था कि एक बॉल लो, अब इस पर टॉर्च से रोशनी फेंको, देखो उसकी छाया बनती है, ग्रहण कैसे लगता है। लेकिन हम पढ़ते कैसे थे उसे? क्या हमने ये एक्सपेरिमेंट किया? क्या वास्तव में हमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की हम लोगों ने? तो ये हम उसे भी रट देते। तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो रट्टामार पर आधारित है। और होता क्या है उसके कारण, जो लोअर क्लास है जहाँ पर ये रट्टामार चल सकता है वहां तक तो सही है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर बात आती है इनोवेशन की, जहाँ पर बात आती है नई खोज की, जहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहां पर भारत पिछड़ता है। पूरा एग्जामिनेशन सेंट्रिक हमने एजुकेशन बनाई हुई है, जहाँ एग्जाम ही सभी कुछ है। एग्जाम में पास तो पास, नहीं तो नहीं, दुनिया से विदा हो जाते हैं कई बच्चे एग्जाम के प्रेशर के कारण। हर मेंटालिटी हमारे यहाँ है। हम अभी बात कर रहे थे डाइवर्सिटी की, हम बात कर रहे थे हर इंडिविजुअल की अपनी योग्यता की, लेकिन होता क्या है, हर बच्चे को जेईई करना है, हर बच्चे को इंजीनियर बनना है, हर बच्चे को एमबीए करना है, हर बच्चे। और इसका रिजल्ट क्या निकला हमारे देश में? इस शिक्षा ने क्या किया? देखिए, सबसे बड़ा पैमाना किसी भी देश में शिक्षा सफल रही या नहीं रही उसका ये है कि वहाँ सोशल मोबिलिटी कितनी है। यानी एक गरीब परिवार के बच्चे के लिए क्या चांस है कि वो गरीबी से बाहर निकलकर समाज में इज्जत की जगह पर जा सकेगा। हमें खुशी है कि हमारे समय में तब भी था, हम लोगों के समय में ये अवसर थे कि हम आगे बढ़ पाते, हम बढ़े। यहाँ पर जितने लोग सहभागी हैं वो सब याद कर सकते हैं कि हम सब गरीब परिवारों से आए। लेकिन आज क्या हो रहा है, कितना सोशल मोबिलिटी है। ये जो इंडेक्स बनाया था इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, इस इंडेक्स में देखिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उनका स्कोर देखिए 85 ये स्कोर है। इंडिया हम का जो नंबर आया वो है 76 आउट ऑफ 76। कितने देश इसमें भाग ले रहे थे? 82। केवल 82 देशों का सर्वेक्षण है जिसमें हम 76वें नंबर पर हैं। क्या मतलब निकलता है कि एक गरीब हमेशा गरीब रहेगा। जो एजुकेशन एक मुख्य इंस्ट्रूमेंट होता है, इनेबल करता है, सामर्थ्य देता है, वो सामर्थ्य देने वाला जो सिस्टम है वो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है। इम्प्लॉयबिलिटी पर बात करते हैं, केवल 46.21% जो हमारे हायर एजुकेशन से बाहर निकल के आ रहे हैं बच्चे, वो एम्प्लॉयबल है, वो नौकरी पाने के लिए उपयुक्त हैं, काम कर सकते हैं। यानी कि आधे से ज्यादा लोग कुछ नहीं कर सकते। और ये भी बात तब है जबकि हायर एजुकेशन तक पहुंचने वालों की संख्या बहुत कम। ये विभिन्न विषय में एम्प्लॉयबिलिटी का इंडेक्स है और आप देख सकते हैं कि किसी भी विषय में चले जाए, यहाँ तक कि बीटेक 47, जब सारे एमआईटी होंगे तो 49 यही परसेंटेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात देखें हम, कैसे हमारे विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी सरकार कितना खर्च कर रही है एजुकेशन, ये इस पर निर्भर करता है। पहले तो खर्च होता नहीं है, फिर वो खर्च सही तरीके से टारगेट नहीं हो पाता। नागार्जुन साहब एक महान कवि रहे हैं, नागार्जुन साहब, उन्होंने 60s में कहीं ये कविता लिखी थी, घुन खाई सत्ती मुंह पर 12 खड़ी विधाता वांछे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्कुइया नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह से दुखन मास्टर डरता है आदम के पीछे। लेकिन ये केवल 50-60 की रियलिटी नहीं, आज की रियलिटी है। तो इस सब का परिणाम क्या हुआ, आउटकम क्या है? देखिए, असर और प्रथम दोनों हर वर्ष सर्वेक्षण निकालते हैं, आप ज्यादा परिचित होंगे इन सर्वेक्षणों से। असर का जो 2018 का सर्वेक्षण है वो कहता है ठीक है हमारे यहाँ एनरोलमेंट बढ़ा है, हमारे यहाँ कम बच्चे अब स्कूल छोड़ते हैं, जेंडर गैप बढ़ा है, बच्चियां भी स्कूल जा रही हैं। लेकिन क्या हुआ है, कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे, आधे से ज्यादा बच्चे एक अंक का भाग नहीं दे सकते और प्राइमरी लेवल की किसी किताब को पढ़ के नहीं सुना। और ये परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। प्रथम का सर्वेक्षण बताता है, देखिए
कक्षा 8 में 27% बच्चे ऐसे पाए गए जो क्लास 2 की पुस्तक को पढ़ने में असमर्थ। कितना पैसा हमारी सरकार लगाती है एजुकेशन में? देखिए, हांगकांग में एक बच्चा अपने अंडर ग्रेजुएट तक जाने तक जो सरकार का इन्वेस्टमेंट है वो है $1.32 लाख। इंडिया में हम केवल $18,000 एक बच्चे के पीछे खर्च करते हैं उसको एजुकेशन देने में पूरी जिंदगी ओवर द लाइफ। जीडीपी का करीब हम 3% खर्च करते हैं अपने एजुकेशन पर। और मजेदार बात ये रही है कि पिछले कुछ वर्षों में जो खर्च हमने एजुकेशन के ऊपर किया है वो बढ़ने के बजाय घटा। तो ये सत्यता है हमारे एजुकेशन की, जिसे हमें स्वीकार करना होगा। कोई भी देश आगे तब बढ़ता है जब उसकी एजुकेशन मजबूत है। एजुकेशन ही लेवल है, ये आप लोगों को बताने का मामला नहीं है। आप लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं किसी भी देश की प्रगति वो कहाँ बढ़ेगा, एजुकेशन पर। यदि हमें अपने देश के भविष्य को देखना है कि आज से 20 साल बाद हम कहाँ होंगे, तो हमें अपने प्राइमरी स्कूल्स को देखना चाहिए, अपने सेकेंडरी स्कूल्स को देखना चाहिए, अपनी यूनिवर्सिटीज को देखना चाहिए, वहां क्या किया गया है। वो बता देगा कि हमारा भविष्य किस डायरेक्शन में जा रहा है। मैं 2-3 साल पहले की बात है, न्यूजीलैंड में एक सेमिनार अटेंड कर रहा था। तो वहां पर एक चाइनीज प्रोफेसर है, एक एड्रेस हुआ, एक सेमिनार हुआ जिसमें एक नोबेल laureate ने अपना लेक्चर दिया। और उसके बाद सब लोग बैठे हुए थे लंच में, और वो चाइनीज प्रोफेसर्स, उनका चाइनीज पूरा ग्रुप था, और कुछ ऑस्ट्रेलियन थे वो बैठे हुए थे अलग टेबल में, अलग टेबल में। उनमें आपस में बात चल रही थी। चाइनीज जब आपस में बात करते हैं तो वो चाइनीज में बोलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ग्रुप होने की वजह से वो अंग्रेजी में बोलते हैं। तो बात में वो चाइनीज कह रहा है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज से आते हैं प्रोफेसर, ये हमेशा बोलते हैं चाइनीज ड्रैगन वर्सेस इंडियन टाइगर। Where is India? I don't see them anywhere. ये भारत है कहाँ? मैं उनको कहीं नहीं देखता। तो कहीं नहीं, पीछे छूट गए। हमने और चाइना ने एक साथ प्रगति शुरू की थी। आपको पता होगा कि विश्व युद्ध में चाइना को तबाह कर दिया था जापान की फौज ने। उससे पहले अफीम युद्ध में चाइना पूरी तरह से तबाह हुआ था। उन्होंने भी उसी समय में प्रगति शुरू की जब हमने, जापान में तो हिरोशिमा नागासाकी में बम डाले गए थे। उन्होंने हमारे साथ प्रगति शुरू की। हम कहाँ पर हैं और वो कहाँ है, और किस हद तक हमने जो अपनी एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया है वो इसके लिए जिम्मेदार है। बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड का संदर्भ बिल्कुल अलग है। यहाँ पर किस तरह के एजुकेशन, किन मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है, उससे जरा सा हम गौर करें। सबसे पहली बात तो ये है कि उत्तराखंड एजुकेशन के लिए जाना जाता है। सबसे ज्यादा जिन प्रदेशों की लिटरेसी रेट है उनमें उत्तराखंड है। ये देखिएगा, केरल और दिल्ली के बाद हम तीसरे नंबर पर आते हैं। बहुत अच्छी बात है। जो नीति आयोग द्वारा एजुकेशन की क्वालिटी का सर्वेक्षण किया गया, उसमें भी हम मॉडरेट हैं। बहुत ऊपर तो नहीं है, लेकिन बहुत नीचे भी नहीं है। 10वां स्थान रहा था, फिर 14वां हुआ, या ऊपर नीचे रहता है, कोई बात नहीं। इसका मतलब हम कुछ हद तक क्वालिटी एजुकेशन की ओर ध्यान दे रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये आप सब लोगों के प्रयत्न है। लेकिन फिर बात आती है जो प्रॉब्लम्स है उनकी। पहली प्रॉब्लम, हमारे ज्यादातर विद्यालय आज खाली, लार्ज स्केल माइग्रेशन की वजह से अधिकांश विद्यालयों में छात्र ही नहीं। ये बड़ा चैलेंज है। मेरे ख्याल से आप लोग इससे जूझ रहे हैं, इसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति में क्लस्टरिंग की बात कही गई है कि कई विद्यालयों को जोड़ करके क्लस्टर्स बनाए जाएं, वहां पर संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। हमारे यहाँ पर पिछले शिक्षा नीति में जवाहर नवोदय विद्यालय की कल्पना हुई थी, फिर उससे राजीव गांधी नवोदय विद्यालय आए। तो इस तरह के क्लस्टर स्कूल्स के बारे में शायद हमें और ज्यादा सोचना पड़ेगा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं चल पाएगा कि एक स्कूल है, वहाँ पर एक टीचर है, वहाँ पर 6 बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से एक कक्षा 1 में पढ़ता है, 2 कक्षा 2 में पढ़ते हैं, 1 कक्षा 5 में पढ़ता है। कैसे पढ़ाएगा? क्या क्वालिटी यहाँ पर आ पाएगी? ये बहुत बड़ा गहन सोच का विषय है और इसका समाधान में निकाला है। माइग्रेशन हमें चाहिए, माइग्रेशन पर बहुत बहस होती है।
मैं एक दिन कुछ समय पहले ही माइग्रेशन पर हमारे यहाँ बहस हो रही थी। एक जवान बाहर से आए हुए थे, कहते आप माइग्रेशन से इतना डरते क्यों? बंगाली, और बंगाली सबसे ज्यादा माइग्रेशन करते, कहते माइग्रेशन से क्यों डरते आप? माइग्रेशन होने दीजिए। उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है और उसकी एक कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी से एक्सीड नहीं होनी चाहिए पॉपुलेशन, इसलिए माइग्रेशन तो अवश्य मामूली है, वो तो ठीक है। लेकिन किस तरह का माइग्रेशन? यदि हमारे यहाँ से लोग वैज्ञानिक बन के निकले, लोग इंजीनियर बन के निकले, ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। लेकिन जो मैनुअल लेबर बन के हम लोग निकल रहे हैं, वो मजबूरी का माइग्रेशन, वो खत्म होना चाहिए और उसमें एजुकेशन अपना रोल निभा सकता है। अभी तक तो एजुकेशन का जो रोल है मुझे बहुत अच्छा नहीं दिखता। मैं उस पर फिर बात करूंगा। इसके अलावा हमें अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज, अपने इतिहास, अपने पर्यावरण, अपनी अर्थव्यवस्था की समझ अपने बच्चों में पैदा करनी, वो अपने चारों ओर के वातावरण से जुड़े, ये बहुत जरूरी है। और न केवल जुड़े, उसको रिस्पेक्ट करें। उत्तराखंडी होने में हमें एक गर्व हो, हमारा एक अटैचमेंट हो, ये हमें विद्यालय में बच्चों के अंदर भरना बहुत जरूरी। एंटरप्रेन्योरशिप एंड अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि माइग्रेशन की बात होती है तो माइग्रेशन होगा भी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी तो हमें अपने बच्चों के अंदर ये पहचानने की कला भी विकसित करनी होगी कि हमारे चारों ओर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या किया जा सकता है। शायद हमको ऐसे केस स्टडीज लाके बच्चों को दिखाने होंगे कि देखो कौन क्या कर रहा है। एक केस स्टडी जैसे मैंने यहाँ पर लगाई है, दिव्या रावत हैं जो कि मशरूम गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। उन्होंने मशरूम के उत्पादन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। रूरल टूरिज्म हो सकता है, गांव में हम लोगों को बुलाएं, हिमाचल में बहुत अच्छा काम चल हो रहा है, हम उत्तराखंड में भी सोच सकते हैं। एडवेंचरस टूरिज्म है, हॉर्टिकल्चर है, इन सबको बच्चों को पढ़ाए जाने की जरूरत है ताकि वो समझ सके और उसको डिग्निफाइड समझे इन सब कामों को। और हमें उनको इतिहास भी पढ़ाने की जरूरत है, अपने एंटरप्रेन्योरल इतिहास की, कैसे हम लोग चाइना या तिब्बत से भारत के साथ व्यापार किया करते थे, किस तरह से हमारे यहाँ देव सिंह जैसे एंटरप्रेन्योर निकल के आए, और कृषि में क्या संभावना है, बागवानी में क्या संभावना है, ऑक्सीजन वेजिटेबल के क्षेत्र में क्या संभावना है, ये हमें कहीं ना कहीं अपने बच्चों को पढ़ाई जाने की जरूरत है। अगली चीज जो मुझे बहुत जरूरी लगती है वो है डिग्निटी ऑफ लेबर, काम करने को डिग्निफाई मानना। हम लोग जब बच्चे थे तो मुझे याद है कि हम गधेरे से पानी लेकर के जाते थे बाल्टी में स्कूल के लिए, स्कूल में पानी छिड़कते थे, वहां पर सफाई करते थे। आज के समय में मैंने कई बार अखबारों में पढ़ा कि टीचर की शिकायत इसलिए की जाती है कि टीचर ने काम करने को बोल, झाड़ू लगाने को बोल दिया, इसलिए उसकी शिकायत हो गई और टीचर के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। मैंने ये जापान के कुछ यहाँ पर पोस्टर्स लगाए हैं। देखिए जापान में ये जो बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे, वो खाना बनाते हैं, मिड डे मील वो बनाते हैं और छोटे बच्चों को खिलाते हैं। बच्चों का काम होता है स्कूल में सफाई रखना। तो हमें लेबर को डिग्निफाई करना चाहिए, न कि आज होता है क्या है कि बच्चा पढ़ा लिखा है, व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वो काम नहीं करे। मैं अभी कुछ समय पहले सुन रहा था, एक प्रोफेसर बता रहे थे कि एक अमेरिकन प्रोफेसर के साथ वो जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, वो प्रोफेसर निकले गाड़ी से, उन्होंने गाड़ी, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, मैं प्रोफेसर हूँ तो मैं बाहर कैसे निकलूं, मैं कैसे गाड़ी पर हाथ लगाऊं। तो ये जो एजुकेशन जो वैल्यूज डेवलप करती है उस पर हमें जो ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं फिर से कैरियर मैनेजमेंट पर आता हूँ। क्यों मैंने ये सब चीजें कही? क्योंकि कैरियर मैनेजमेंट अपने कंटेक्स्ट से बाहर नहीं होता। कैरियर मैनेजमेंट में हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं, उसी के अनुसार हम कैरियर मैनेजमेंट कर सकते हैं। यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक कैरियर पाथ देने की जरूरत है जो कि ऑर्गेनाइजेशन गोल से होके गुजरेगा। यानी आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए काम करेगा, आपको आगे बढ़ने का अवसर देगा। ऑर्गेनाइजेशन को अवसर देने पड़ेंगे स्किल डेवलपमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन को अवसर दिखाने पड़ेंगे अपने एम्प्लॉय को कि देखिए आप जब मेहनत से काम करेंगे, आप एक्सीलेंट बनोगे तो आपको इस तरह आगे बढ़ना है। अगेन मैं बात करता हूँ
कि आगे तभी बढ़ाया जाएगा जब आपके पास नॉलेज और स्किल के साथ साथ प्रॉपर एप्टीट्यूड ही होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस बारे में बहुत अच्छी बातें करती है। सबसे पहली बात तो ये कहती है कि टीचर्स जो हैं उनको जो जब रिक्रूट किया जाएगा क्वालिफाइड टीचर्स को, उन्हें सुटेबल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोफेशन, और इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा ताकि वो अपनी एबिलिटी के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार बेहतर से बेहतर अपनी जॉब में प्रोग्रेस करें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। जो हमारे टीचर्स जो टीचिंग के अलावा दूसरे कामों में लगाए जाते हैं वो नहीं किया जाएगा, ऑटोनॉमी प्रदान की जाएगी, इम्प्रूवमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, डिफरेंट कोर्सेज चलाए जाएंगे, रीजनल लैंग्वेज एंड लोकल, रीजनल, स्टेट और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर वर्कशॉप्स होंगे और ऑनलाइन मॉड्यूल्स चलाए जाएंगे। ये सारी व्यवस्थाएं, सारी बातें नई एजुकेशन पॉलिसी कहती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो कहती है कि जो प्रोग्रेशन होगी वो विद इन योर ग्रुप होगी। ऐसा नहीं होगा कि जो प्राइमरी टीचर है उसको सेकेंडरी और सेकेंडरी टीचर है उसको हायर एजुकेशन के लिए प्रोग्रेस किया जाए, बल्कि प्रोग्रेशन जो है विद इन द ग्रुप होगी और मेरिट पर बेस्ड होगी, आउटकम बेस्ड होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं पहले भी कह रहा था कि प्रोग्रेशन को हमें इस तरह डिफाइन करना होगा कि एक प्राइमरी टीचर होते हुए, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है अपने फील्ड का, कैसे वो टीचर से एस्टैब्लिश्ड टीचर बनता है, कैसे वो एडवांस टीचर बनता है, कैसे वो डिस्टिंग्विश्ड टीचर बनता है, कैसे वो एक्सपर्ट टीचर बनता है, कैसे उसको ज्यादा जिम्मेदारियां दी जाएंगी, शायद हम उसका उपयोग दूसरों को बढ़ाने के लिए कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसको एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की ओर रखें। मैं देख रहा था कि किस तरह सिंगापुर में टीचर्स के प्रोग्रेशन की बात की जाती है। ठीक है, यही चीज हमारी नई स्पेशलिटी में आई। यही तरीका सिंगापुर के अलावा ब्रिटेन के स्कूलों में भी देखा जाता है कि किस तरह आप उसी एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है इसमें जब हम प्रमोशन की बात करते हैं कि हम टीचर के परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट करें। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं कि मेजर व्हाट मैटर्स, जो जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है उसको नापिए, उससे परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कीजिए। तो है वो परफॉर्मेंस वो जो है अपने कार्य से जुड़ेगा। तो टीचर के लिए क्या जरूरी है, क्या मेजर करना चाहिए हमें, क्या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स उसके लिए होनी चाहिए। जो पहले तो ये आउटकम बेस्ड होना चाहिए। बेसिक नॉलेज तो है ही, लेकिन क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में आप कितना ला पा रहे हैं, लोकल इश्यू पर आप कितने बच्चों को इंगेज कर पा रहे हैं, ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का पार्ट होना चाहिए। शायद हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बच्चों की हम अलग मेले लगाएं, उनके कंपटीशन करवाएं और देखें किस स्कूल के बच्चे ज्यादा क्रिएटिव हैं, ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। एक्स्ट्रापोर यदि हम उनको बोलने को कहें बोलते हैं, यदि हम लिखने को कहें तो वो क्रिएटिव लिखते हैं, अपने मन से लिखते हैं, लोकल इश्यूज पर बात कर सकते हैं। इसका श्रेय टीचर को जाए। इवैल्यूएशन कौन करे, ये बड़ा मुद्दा रहता है। हमारे यहाँ तो बच्चे इवैल्यूएट करते हैं, स्टूडेंट इवैल्यूएट करते हैं, जिसे हम फीडबैक सिस्टम कहते हैं। क्या वास्तव में बच्चों का इवैल्यूएशन, बच्चों को इवैल्यूएशन में इंगेज करना चाहिए? बड़ा डिबेटेबल इशू है। शायद इसके दोनों पहलू हैं। पेरेंट्स इवैल्यूएशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। कलीग, यदि वह सिस्टम हम जैसे बात कर रहे हैं कि कंपटीशन हो, मेले हो, जहाँ पर बच्चों की क्रिएटिविटी देखने को मिले, जहाँ पर बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग का इवैल्यूएशन हो, डिबेट्स हो, एक्सटेम्पोर्स हो, तो शायद कलीग्स इस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं। बड़े अधिकारी करें या ना करें, कैसे करें, कैसे ये अनबायस्ड हो, इस पर भी सोचने की जरूरत है। टीचर ट्रेनिंग के ऊपर भी पॉलिसी में बहुत कुछ बातें कही गई हैं, मैं उनको नहीं दोहराऊंगा, आप सब जानते हैं।
लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो कही गई है कि इसमें लोकल आर्ट, म्यूजिक, एग्रीकल्चर, बिजनेस, स्पोर्ट्स, कारपेंट्री और दूसरी चीजों को शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड के संदर्भ में ये निश्चित रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। मेरी अगली क्लास भी है जो कि कुछ मिनटों में शुरू होने वाली है। क्विकली यदि कोई कुछ प्रश्न आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, और बाकी प्रश्न आप मुझे भेज सकते हैं या हम डिस्कशन करेंगे। आने वाले समय में आप जुड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे कि इस सवाल